A very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, जेईई मेंस और नीट की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है बेटा। क्रैश कोर्स की सीरीज का आज डे 10 है, ठीक है। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर ली। आज मुझे जो चर्चा जिस टॉपिक पर करनी है वो है रोटेशनल मोशन। जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे मेरे बेटे वो रोटेशनल मोशन। आपने अगर रेगुलर इस चीज को देख रहे हैं, रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो आपको एक चीज इसमें देखिएगा, मैंने ट्रिक डाली हुई थी रोटेशनल मोशन चैप्टर के लिए, ठीक है। रोटेशनल मोशन में मेन काम की जो बात है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसकी ट्रिक आप उसको देखिए, उस ट्रिक को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ट्रिक्स आती है, ठीक है, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व करते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले आप उस ट्रिक वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, तो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से जेईई मेंस और नीट के रिगार्ड में क्लियर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, जो बच्चे जेईई एडवांस के रिगार्ड में हैं, जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए हैं, उनके लिए भी इस चैनल पे नया पूरा सेक्शन आने वाला है, ठीक है। जेईई एडवांस का पूरा स्लॉट आने वाला है, तो उस एडवांस के स्लॉट का भी आनंद लीजिएगा और अच्छी तरह से एग्जाम को क्रैक करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? तो पहली चीज, क्रैश कोर्स 2020 चल रहा है, जेईई मेंस नीट के लिए चल रहा है। आज डे 10 है और 16 मई है। 7 मई से क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ था। तो जो आज का टॉपिक है, आइए उस टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक क्या है? रोटेशनल मोशन। ध्यान से देखो बेटा। जो टॉपिक है वो क्या है मेरे बेटे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पे आप अगर उस ट्रिक को देख के आए तो आपको काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर में पहली बात तो आईआईटी जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है, ये 100% श्योरिटी के साथ में एक क्वेश्चन तो देता ही देता है, ठीक है। अगर आप जेईई मेंस का पेपर उठा के देखें, नीट का पेपर उठा के देखें, तो आपको हर साल डैम श्योर गारंटी के साथ में एक क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का मिलना तय है, ठीक। जब इसे क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही है, 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं क्वेश्चन। जब एक क्वेश्चन आना ही है तो उसको अच्छी तरह से किया जाए। दूसरी बात, कई बच्चों के मन में भ्रांति होती है, कई बच्चों के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि भाई ये चैप्टर टिपिकल है। चैप्टर टिपिकल नहीं है। आपको ना एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे हम रबड़ी को खा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, हम गुलाब जामुन खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। यानी हम अगर मिठाई की बात करें तो मिठाई में भी कई सारी वेराइटीज की आपने सुना होगा, डेजर्ट्स होते हैं, मिठाई होती है, उनका सबका टेस्ट अपनी अपनी जगह अलग अलग होता है। अब इसी तरह से फिजिक्स को जब पढ़ते हैं तो हर चैप्टर का अपना अपना टेस्ट है। अब क्या होता है, आप एक ही टेस्ट से पूरे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो वहां दिक्कत आती है, तब बच्चों को टॉपिक टिपिकल लगने लगता है। अभी चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है? तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस चैप्टर में पहले न्यूमेरिकल फिर कॉन्सेप्ट। सुनना ध्यान से कि आप न्यूमेरिकल करिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आप कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल करिए, उसके साथ में कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इस चैप्टर में तब होगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। या यूं कह दीजिए कि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है दे आर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पैरामीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन में। तो पहली बात तो इस रोटेशनल मोशन चैप्टर की आती है, क्वेश्चन आएगा कहां से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा। या तो आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करवा लेगा, या किसी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करवा लेगा, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवा लेगा, ठीक है, या फिर रोलिंग मोशन करवा लेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ इंक्लूड करते हुए रोलिंग मोशन पे कोई क्वेश्चन डाल देगा। इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन कैसा होगा, विदाउट फ्रिक्शन पे कैसा होगा, विद फ्रिक्शन के साथ में कैसा होगा, कौन कौन सी कंडीशन इसमें बनेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होगा, मास एडिशन कैसे होगा, स्लाइटली कैसे मास को एडिशन कर सकते हैं, या कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट इसके साथ में एड ऑन करके दे देगा आपको। तो ये सारी बातें हमें करनी है। तो पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं इसमें, इस चैप्टर में जो सबसे काम की बात ये है वो है एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन, आपको रोटेशन पढ़ना है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को घुमाना चाहता हूं तो घुमाने के लिए किसके अबाउट? आप मंदिर जाते हो, मंदिर में परिक्रमा लगाते हो, किसके अबाउट? आप भाई कहीं जाते हो, किसी स्थान पे जाते हो, कहीं जगह जाते हो, आप परिक्रमा लगाते हो, तो परिक्रमा किसके अबाउट? जैसी वर्ड आपने किसके अबाउट, तो ये किसके अबाउट का मतलब क्या हुआ मेरे बेटे? किसके अबाउट का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो एक चीज फिक्स होनी चाहिए जिसके अबाउट में हम चक्कर काटें।
ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर मेरे को रोटेशनल मोशन किसी ऑब्जेक्ट को देना है तो रोटेशनल मोशन में तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास एक चीज क्या होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ रोटेशन। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहता हूं तो मैंने धागे से इसको बांध दिया और ये एक्सेस है तो इसके अबाउट इस तरह से घूमेगा। तो पहली बात क्या आती है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या आती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन। मान के चलो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये मेरे पास कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है और इससे इस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस यहां से है मान के चलो ये r। इस r मास जो r डिस्टेंस पे जाके स्मॉल m मास के पार्टिकल को मैंने टाई अप कर दिया। जैसे ही छोटा m मास का जो पार्टिकल था इसको मैंने टाई अप कर दिया और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैंने इसको घुमा दिया। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं भाई, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर। इस तरह से डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। फिर मान के चलो कोई हमने क्या किया, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लिया, उस बड़े से ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को किसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट में इस तरह से अगर घुमाना है तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास डिस्क्रीट मास दिया हुआ है, छोटा सा मास दिया तो आई इक्वल्स टू mr स्क्वायर करेंगे। कई सारे मासेस का समेशन दिया, मान चलो एक मास ये दे दिया, अगर ये m1 होता, ये m2 मेरे पास दिया है तो इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी डिस्टेंस अगर r1 इसकी डिस्टेंस r2 है तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे i1 प्लस i2, ये हो जाएगा मेरे पास m2 r2 स्क्वायर। तो आई नेट हो जाएगा i1 प्लस i2, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और होगा मान चलो एक मास और होता मेरे पास m3, उसकी डिस्टेंस अगर r3 होती तो उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते। अब आपके माइंड में डाउट आ रही होगी, सर मास मान के चलो एक्सेस ऑफ रोटेशन भी लाके रख दूं, मान के चलो m4 मास मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन पर रख दिया तो क्या होगा। तो चूंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, 0। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटे, 0। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो ये r0। अगर r0 तो कोई ऑब्जेक्ट, इससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन पर रख दिया जाए, उसके अबाउट रोटेट किया जाए तो मेरे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 0। कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे, 0। अब मान के चलो इस वाले केस में बात कर लें कि इसका ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, एक मेरे पास कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करें। तो इसमें सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट मानो, क्या बोला मैंने कि मान के चलो इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे गए, r पे जाके इसका छोटा सा एक छोटू एलिमेंट कंसीडर कर लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका डिफरेंशियल मास क्या है, dm। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, तो di कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, होता क्या है mr स्क्वायर, लेकिन मास कितना है मेरे पास dm, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बेटे dm r स्क्वायर। यूं कह दीजिए कि r स्क्वायर dm हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा ऐसे, तो मैं क्या कर दूंगा, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। जहां से जहां तक मेरे को कैलकुलेट करना होगा वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इतनी बात में कोई डाउट आती है, इसकी SI यूनिट क्या होगी बेटे, तो kg मीटर स्क्वायर SI यूनिट होगी। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि डायरेक्शन है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन है, तो ना वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये बीच की क्वांटिटी है, ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। जब दोनों नहीं है तो क्या है, तो तीसरी है। तीसरी कौन सी, बीच की। आप क्या बोलते हो उसको, टेंसर बोलते हो, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। तो आगे समझते हैं इसमें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था। तो आगे ध्यान से सुनना। अब बात इसमें अगर आप बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, इसके लॉजिक को देखो, तो एक बात ही समझ में आ रही है कि सर एक बात बताइए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो सुनना, पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करेगा। मान के चलो तुमने एक्सेस ऑफ रोटेशन को ले लिया, तुमने एक रस्सी को भी ले लिया और मास उससे टाई नहीं किया। अब तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो रस्सी अपने आप थोड़ी घूमेगी भाई। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए कहोगे और आपने मास उससे टाई नहीं किया, कुछ टाई नहीं किया, अब रस्सी अपने आप थोड़ी घूमने लगेगी भाई। जब रस्सी नहीं घूमेगी तो पहली चीज क्या है कि मास होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मास को लाइए, तो मास होना चाहिए, यानी मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मास पर कैसे डिपेंड करेगा, तो मास पे ऐसे डिपेंड करेगा कि मास किसी भी एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। जितना एक्सेस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी जितना r ज्यादा होगा उतना बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। दूसरा, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। 1D में है, 2D में है, 3D में है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर भी डिपेंड करता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझना और क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप ट्राई करना। मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया मेरे बेटे कि मान के चलो मैंने ट्राइंगुलर लेमिना ले लिया। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगुलर लेमिना ले लिया भाई, ट्राइंगुलर लेमिना मैंने ले लिया। उस ट्राइंगुलर लेमिना में क्या कर दिया, ऐसा कुछ मास है इस तरह से मेरे पास, यानी मास जो है आप देख रहे हो उस तरह से वेरी कर रहा है, यहाँ कम है यहाँ से यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये ले ली, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के चलो ये I1, ये I1 जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये ऐसे मान के चलो ये मेरे पास एक्सिस है, ये Z एक्सिस में एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आता है। अगर मान के चलो दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ले लिया इस तरह से, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है मान के चलो I2। अब मैंने आपसे ये पूछा कि बेटे I1 और I2 में इनइक्वालिटी का रिलेशन बता दो, I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा, I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा, तो आपको क्या आंसर होगा। तो सुनो ध्यान से, सर आपका कईयों का आंसर ये होगा सर हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो सुन बेटा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ट्राइंगुलर लेमिना था, उसमें एक एक्सिस मैंने इधर लगाया, दोनों एट अ टाइम एक ही एक्सिस लेनी है, दोनों एक साथ मत ले लेना, नहीं तो घूमेगा ही नहीं वो, ठीक है। एक बार इसके अबाउट रोटेट किया, एक बार इसके अबाउट रोटेट किया, और किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कुछ बच्चों का भाई हो सकता है आंसर ये हो सर I1 बड़ा होगा, कुछ का आंसर हो सकता है कि I2 इज ग्रेटर देन I1 होगा। अब देखना है इसमें क्या, कुछों का ये भी आंसर हो सकता है, कई महानुभावों का आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछों का वो नन ऑफ दिस। अब एक चीज समझे, अगर मैं इस वाले एक्सिस की बात करूं तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते समय इंक्रीज होता जा रहा है। यानी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा भाई डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मास भी बढ़ता जा रहा है। तो जितनी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मास अगर बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में ज्यादा आएगा, इसका ज्यादा आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम क्यों आएगा, क्योंकि इससे दूर जा रहे हैं तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है। जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे बेटे वो कम होता चला जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया किसका ज्यादा होगा। तो क्या आंसर होगा, I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा। मान के चलो कि मेरे पास सिस्टम कुछ इस तरह से है, ठीक है, एक मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने उसके इधर पास कर दी, एक छोटा सा मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसकी साइड ए इसकी साइड बी, इसका मास है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने इस तरह से पास कर दी और दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने इस तरह से पास कर दी। मैंने बोला इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट I2। एक बार ऐसे घुमा के देख लिया, एक बार ऐसे घुमा के देख लिया। अब मेरे से पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का ज्यादा होगा कि I2 का ज्यादा होगा, तो जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, I1 और I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, अरे सर बराबर इसलिए आएगा क्योंकि आप इस वाले एक्सिस को देखो ना, इस एक्सिस से जितना ऊपर पोर्शन मास का है उतना ही तो नीचे है, यानी सिमेट्रिसिटी है। जितना सर इस वाले पे देख लो आप, इसके जितना इधर है उतना ही तो इधर है, यानी यहाँ भी सिमेट्रिसिटी है। यानी क्या समझे, हम ये समझे कि चूंकि यहाँ सिमेट्रिसिटी मेरे को दिखाई दे रही है मास के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो वैल्यू I1 की आएगी वही वैल्यू कैसी आएगी, I2 की आएगी। अरे जो वैल्यू I1 की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी मेरे बेटे, I2 की आएगी। चलो मान के चलो अगर इसकी अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम होता, तो अगर इसकी जगह ये तो स्क्वायर था, ये क्या था मेरे बेटे, स्क्वायर, तो हमने एक कॉन्सेप्ट यहां से बिल्ड कर लिया। अगर स्क्वायर की बात करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर। थोड़ी देर में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि जरूरी है कि परपेंडिकुलर ही लो, आप कैसी भी लोगे स्क्वायर में या रिंग में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ही आएगा। आगे समझा जरा, मान के चलो इसकी जगह में क्या लेता, एक रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया। मैंने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर लेमिना इस तरह से ले लिया। अब पूछा मैंने अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट I1 है, इधर से अगर रोटेट करूं तो I1 है, और इस तरह इस वाले एक्सिस पर रोटेट करूं तो I2 है। अब बता दो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। तो देखो क्या अभी भी यही आंसर आ रहा है कि I1 और I2 बराबर होगा ना बेटे, ये गलती मत करना। क्यों, क्योंकि वहां तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन वो चूंकि सिमेट्री की वजह से बराबर था, यहाँ नहीं है। इसको देख, जैसे मान चलो I1 की बात कर लें, तो I1 से I1 के ऊपर जितना मास है नीचे उतना भी है, सिमेट्रिसिटी यहाँ है। I1 के अबाउट में है, मैंने क्या बोला, I1 और I2 में एक चीज है, अगर I1 एक्सिस की बात कर रहा है तो इससे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक भी जा रहा है और इससे दूर तक जा रहा है। लेकिन इसके अबाउट देखेगा तो ये थोड़ा सा है, इधर भी थोड़ा सा है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा दूर तक किसमें फैला है, I1 वाले एक्सिस के अबाउट या I2 एक्सिस के अबाउट। बिल्कुल सही बोला बेटा, I1 के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, इसका। जिससे मास का जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आता है, जिस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक फैला हो। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। M बढ़ाता जाएगा बढ़ता जाएगा, R बढ़ाता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने ज्यादा मास की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होती
होती चली जाएगी। इतने सेगमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ भाई। आगे बढ़े क्या? चलो, ये क्वेश्चन का जवाब देना, वेरी इंटेलिजेंट इस क्वेश्चन को जवाब को कोशिश करिएगा देने की। इसी कॉन्सेप्ट का है। हमने बोला मान के चलो कभी क्वेश्चन सोचा है 5 किलो कॉटन ले ले, रुई ले ले, और 5 किलो स्टील का एक ऑब्जेक्ट ले ले, हैवी क्या लगेगा तेरे को? जो कि मास दोनों का सेम है, हैवी क्या लगेगा भाई? अगर सारा मास सेम है तो एक चीज देखूं तो वेट तो बराबर आएगा दोनों का, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी बराबर देखती है। लेकिन डेंसिटी की अगर आप बात करें तो डेंसिटी ज्यादा किस में है? सॉलिड वाले में। बात समझ में आई? तो इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देख, मैंने बोला कि आधा सेगमेंट जो था ये मान के चल स्टील का था, और जो आधा सेगमेंट था मान के चल वुड का था। अरे वुड और स्टील के कंपैरिजन में भी होशियार, स्टील का ही तो डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें समझ। अब मैंने क्या किया बेटे कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये ले ली, मान के चल इसके अबाउट मैंने ऑब्जेक्ट को घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आया। सुन लेना पहले पूरा क्वेश्चन। दूसरा, मैंने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चल I2 आया। क्या रिलेशन होगा? तो क्या जवाब होगा? अगर ट्राई करना है तो वीडियो पॉज कर, उसको आंसर दे, फिर आगे दे और आगे समझ इसको क्या बोला मैंने ये बोला कि जब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेगा तो एक चीज समझ में आएगी कि सर इस वाले एक्सिस से तो वुड पास में है, स्टील दूर है, ज्यादा डेंस मटेरियल स्टील है, तो जितना डेंस मटेरियल एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर की तरफ जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास जितना दूर जाएगा, हैवी पोर्शन जितना दूर जाएगा, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का ज्यादा आना चाहिए I2 से। कई बच्चों के होश उड़ गए, इसलिए सर हमने तो वुड देखी ही नहीं है, हमने तो स्टील देखी ही नहीं है। अब भाई साहब अगर तुमने स्टील और वुड नहीं देखा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आ रही है? आगे समझ। हमने क्या बोला इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखेगा तो स्टील पास में है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो आएगी, लेकिन कम आएगी, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत नजदीक में। जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता चला जाएगा मास, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। चलो सर आप इतनी देर से एक बात बता रहे हैं, बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा कर ली आपने, बहुत सारी चर्चा कर ली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ससुरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज क्या है? तो उसको पहले सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट क्या है। एक बात का जवाब देना, जब लीनियर मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट तो लीनियर मोशन में मास का क्या रोल होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, लीनियर मोशन करता है, तो लीनियर मोशन में मास का रोल क्या होता है? मास का रोल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तो रेस्ट में बना रहे, आपको मोशन में तो मोशन में बना रहे ड्यू टू इनर्शिया। यानी जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, या यूं कह दे मूवमेंट इनर्शिया करता है, एग्जैक्टली वही काम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सर क्या करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है। किसका अपोज करता है? चेंज का अपोज करता है। चेंज किसमें? किसकी चेंज का अपोज करता है? स्टेट के चेंज का अपोज करता है। कौन सी स्टेट? रोटेशनल मोशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट के घूमने में जो ऑब्जेक्ट की स्टेट चल रही है, भाई मान के चलो वो 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहेगा वो 5 रेडियन पर सेकेंड से घूमता रहे, उसके स्टेट में चेंज नहीं है, ना तो 4 हो जाए ना 10 हो जाए। ठीक है, अब हमें तो चेंज करनी है, तो चेंज करनी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या शो करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में घूमते समय जो आलस महसूस होता है, जो क्या महसूस होता है, जो आलस महसूस होता है, उस आलस के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसको ऑब्जेक्ट को एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घुमाने में उतना ज्यादा हमें कष्ट महसूस होगा, उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर। क्या पिक्चर क्लियर हो रही है? आगे बढ़े, इस बात में कोई डाउट है क्या? चलो अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। जब हमने इस बात को सीख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे आते हैं, फिर सीधे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखते हैं। तो बेटे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? इन दोनों एक्सिस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा, मुझे मालूम है आप जानते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको इनके बारे में बता दूं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डिस्क्लेमर क्या है? 3D ऑब्जेक्ट में नहीं लगती। कहां लगती है? 2D ऑब्जेक्ट तक वैलिड है, प्लेन लेमिना में वैलिड है, रिंग में वैलिड है, डिस्क में वैलिड है, रॉड में वैलिड है। 3D ऑब्जेक्ट में आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को नहीं लगा सकते। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी ऐसा है? ना बेटे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जहां मर्जी है वहां ठोक दे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जहां मर्जी है वहां उसका यूज कर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस में थोड़ा सा ध्यान रख, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट में लगा, 3D में मत लगा। क्या होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है, समझ
कि मान के चल ये मेरे पास कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कैसा ऑब्जेक्ट है 2 डायमेंशनल कोई मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, जनरल ऑब्जेक्ट ले लिया या थोड़ा सिमेट्रिक ले लिया, ठीक है, जैसे स्क्वायर ले लिया, जनरल ऑब्जेक्ट से भी समझा दूंगा, पहले इससे समझ ले। इसमें मैं एक पॉइंट मार्क कर लिया, एक पॉइंट से मेरे बेटे कितनी एक्सेस पास हो सकती है, मैंने माना एक एक्स एक्सेस, सर एक ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो, और तीसरी एक्सेस कौन सी जेड एक्सेस, तीसरी एक्सेस इस तरह से निकल के आ रही है, मैं उसको डॉट से शो कर रहा हूं, ये जेड एक्सेस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का इस स्क्वायर का कैलकुलेट करना है, किस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, या यूं कह दे उस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है, मेरी बात ध्यान से गौर से सुन लेना, मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताती है जो एक्सिस गिवन ऑब्जेक्ट के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है तो एक्सिस कौन सी लेनी है, जेड एक्सिस, अगर वाई जेड प्लेन में है तो कौन सी एक्सिस लेगा, एक्स एक्सिस, अगर एक्स वाई प्लेन में तो जेड, वाई जेड में है तो एक्स, और जेड एक्स प्लेन में है तो वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसमें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट आएगा, यानी जो आई जेड आएगा वो किसके बराबर होगा, वो समेशन के बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। इतनी बात क्लियर। वो एक अलग इशू है इसमें कि अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि सर ये आई एक्स और आई वाई जब आप निकालोगे तो इसमें तो मास की सिमेट्रिसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इनकी वैल्यू तो बराबर आएगी आपस में, तो आएगी, तो उसको क्या कर लेंगे, तो अगर आई जेड निकालेंगे तो इसको या तो मैं 2ix लिख सकता हूं या आई जेड को क्या लिख दूंगा बेटे, इसको 2iy लिखा जा सकता है। इतने सेगमेंट में कोई डाउट है क्या? अगर मैं किसी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए इसको देख लूं, कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट, इसकी क्या वैल्यू आएगी, थोड़ी देर में वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको। इसकी अगर कोई भी मैं जनरल ऑब्जेक्ट के लिए देखूं तो ये मान के चलो कोई जनरल ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने क्या किया, एक पॉइंट से ये एक्स एक्सिस बना दी, ये वाई एक्सिस बना दी, और ये मैंने कोई बना दी जेड एक्सिस। ये आपको बन ऐसी रही है लेकिन है इस तरह से। तो बोला क्या गया कि अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलो, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, यानी अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी तो पहले आप ये जो ऑब्जेक्ट किस प्लेन में रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा ये रिजल्ट मत याद कर लेना कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई याद मत कर लेना, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई से कुछ नहीं होने वाला। किस बात को समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस प्लेन में रखा हुआ है। जैसे मान के चलो ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई प्लेन में रखा है तो थ्योरम कैसे लगेगी, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर थ्योरम वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है तो क्या हो, वाई जेड में तो आई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई वाई प्लस आई जेड, और सिमिलरली एक्स वाई वाई जेड अगर ऑब्जेक्ट जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है तो आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड। इससे कुछ पिक्चर समझ में आई, इससे पिक्चर क्या समझ में आती है कि भैया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, या ये थ्योरम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताती है जो गिवन ऑब्जेक्ट के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में एक्सिस, कितना वैल्यू होगी उसकी, तो ये वैल्यू होगी बराबर करके, यानी उस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर प्लेन में है गिवन ऑब्जेक्ट से, इक्वल्स टू उस गिवन ऑब्जेक्ट के प्लेन में उसी पॉइंट से पास होने वाली कोई भी तो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस अबाउट द परपेंडिकुलर प्लेन एक्सिस। चलो आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है तो पूछ भाई, ये सेगमेंट समझ में आया। तो इसमें अगर इसको नोट करेंगे तो आई जेड इक्वल टू क्या लिख देंगे, आई एक्स प्लस आई वाई। अब एक डाउट माइंड में आनी चाहिए, क्या जो ये पॉइंट है जिस पॉइंट से ये आपका पास होगा, जिस पॉइंट से आप इन तीनों एक्सिस को पास कर रहे हो, क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए? इट्स नॉट कंपलसरी, इट मे बी और इट मे नॉट बी, ठीक है, लेकिन इतना कंपलसरी एक्सिस तीनों कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस तरह से, यानी वो एक्सिस जो कैसी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आगे बात बढ़ाएं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। उससे पहले इसका छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन भी देख लें, फिर डिटेल में तो क्वेश्चन देखना ही है अपने को। जैसे मान के चल मेरे बेटे ये रिंग है, ये क्या है मेरे पास, एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग का रेडियस मेरे को दे दिया गया r, एक मैंने क्या लिया बेटे, एक रिंग ले लिया और इस रिंग का रेडियस क्या है मेरे पास r, ठीक है। एक एक्सिस मेरे पास ये है x एक्सिस, एक एक्सिस है वाई एक्सिस। मैं कोई सी भी थ्योरम लगाने से पहले इसमें एक चीज क्लियर कर लूं कि चूंकि सिमेट्री है, आप इसके ऊपर देख लो, इसके नीचे देख लो, इसके इधर देख लो, इसके इधर देख लो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो जो सिमेट्री होने की वजह से जो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, तो आपने कल के लेक्चर में वीडियो वाले ट्रिक वाली वीडियो में देखा होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद की एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये रिंग है तो इसका इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैंने क्या ट्रिक बताया, मैरिज रिंग तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। चलो मेरे से क्या पूछा कि मेरे को साहब
या तो आई एक्स की वैल्यू बता दो या आई वाई की वैल्यू बता दो, ठीक है, और रिंग मेरे को ये दी गई है। तो मैं क्या जानता हूं, अभी मैंने परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम सीखी, मैंने ये सीखा कि आई जेड जो एक्सेस होगी, आई जेड इक्वल्स टू कितना होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, होगा भी कि नहीं होगा, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू मैंने ट्रिक वाली वीडियो बताई हुई है, कितनी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये रिंग है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए बेटे, ये रिंग है, इस रिंग के अबाउट ये एक्सेस पास हो रही है, इसका रेडियस अगर आर है तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। मैरिज रिंग दो, शादी की अंगूठी दो, तो एम आर स्क्वायर। तो आई जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम आर स्क्वायर, और ये मैं सिमेट्रिसिटी से जानता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2ix हो जाएगी, क्योंकि आई एक्स आई वाई बराबर है। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आई एक्स की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर बाय 2। सर आई वाई की वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी, होशियार बेटे। आगे बढ़े, चलो, तो ये मेरे पास थ्योरम कौन सी कंप्लीट हुई, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। अगली थ्योरम पे आते हैं जो कि है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, उसको भी सुन ध्यान से। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम ने क्या बोला कि एक्सेस पैरेलल हो। मेरे पास एक कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने कोई जनरल ऑब्जेक्ट ले लिया। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाने से पहले मेरे पास एक डेटा मुझको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, अब मेरे को बोला ये गया कि मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का समथिंग अबाउट कुछ मास मेरे को दिया हुआ है, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से मान के चलो एक एक्सेस ये जा रही है, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सेस इस तरह से जा रही है, ठीक है। इस एक्सेस को थोड़ा और अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास था, ये इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से इस तरह से जा रही है, ठीक। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो इसको बोलूंगा आईसीओएम या आईसीएम बोलेंगे इसको। अब इसकी वैल्यू मेरे को नोन होनी चाहिए, ये डेटा नोन होना चाहिए, ठीक है, जो कि होता भी है। अभी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जब देखेंगे तो ये डेटा मुझको नोन होगा। जैसे अभी रिंग के लिए देखा तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है एम आर स्क्वायर बाई, अगर डिस्क होगा तो डिवाइड बाई स्क्वायर ट्रिक बताई थी, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सिलेंडर देखेंगे तो उसके लिए बताई थी, रॉड देखोगे बीच से घुमाओगे सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा तो क्या होगा, आर को बीच में से काट दोगे एम एल स्क्वायर बाई 12, साइड से घुमाओगे एस मतलब सम कर दोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3। वीडियो देखिए एक बार उस वीडियो को, उसके बाद इस पे आइए। अब मेरे से बोला कि अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो तो कोई एक्सिस है, मान लो चलो एक्स वाई कोई एक्सिस है, वो इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और यहां से मान के चलो ये डी मीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, डी मीटर के डिस्टेंस पे और एक्सिस सिचुएटेड है। मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बता दो कि आई एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। जब ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट कितनी आएगी, ये मेरे को बता दो साहब। तो मैंने क्या बोला, ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम ये कहती है कि आई एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल होगी आईसीओएम, यानी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास का मल्टीप्लाई, ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका मल्टीप्लाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस। इस बात को सुनना ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस, तो इससे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इससे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब लेनी है जब ये दोनों सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस और जिस एक्सिस का आउट पूछा हुआ है वो आपस में कैसी हो, पैरेलल होनी चाहिए। अब मान के चलो सेंटर मास से ये एक्सिस जा रही है, ये वाली एक्सिस ऐसे जा रही है, तो ये बात नहीं करनी है भाई, ये परपेंडिकुलर है, कैसे होनी चाहिए, एक्सिस भी पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये ऐसे एक्सिस ले रहे हो तो इसको भी ऐसे लेना पड़ेगा, सेंटर मास से ऐसे जा रही है तो ये वाली एक्सिस भी ऐसे होनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आई एक्स वाई इक्वल टू आईसीओएम प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब एक सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस और एक जो पूछे गए एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। आई एक्स वाई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि आई एक्स वाई इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। अब आई एक्स भी हो सकता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को। आगे समझे, देखो क्वेश्चन कैसे किया जाए। उस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक आईआईटी यूनिट में छोटा सा ग्राफ आता है इसके ऊपर, उस ग्राफ पे चर्चा पहले कर ली जाए। जो ग्राफ आता है, ऐसे मान के चलो मेरे को ये बोला गया कि अगर स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये है, मेरे को आई और डी स्क्वायर में ग्राफ बना के बताइए
किसमें ग्राफ बना के बताइए बेटे, आई और डी स्क्वायर में। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है इसमें, आई का मीनिंग है मेरे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। क्वेश्चन ये बोला गया कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ये आई और डी स्क्वायर के बीच में ग्राफ बना के मेरे को बताइए। आई का मतलब इसमें आई एक्स वाई से है और डी का मतलब क्या है मेरे पास, डिस्टेंस जो आपके दोनों एक्सिस के बीच में थी। अब मेरे को इन दोनों में ग्राफ बनाना है, तो क्या करें, हमने किसको एक्स से वाई एक्सिस में लिया हुआ है, ये ठीक है। ये मेरे पास कांस्टेंट कुछ भी आईसीएम से जो आने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू देता है। और ये जो डी स्क्वायर है ये किस पे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एम है यही क्या हो जाएगा, चलो क्या अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अरे है तो उसको बना कैसे बनाएगा। अब एक चीज समझ, क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो कहां से जा रही है, ये सी, इसमें इंटरसेप्ट वो कितनी सी यानी आईसीएम, यानी ये वैल्यू समथिंग अबाउट जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है वो कितनी है, आईसीएम है ये वैल्यू। और स्लोप क्या नेगेटिव है, क्या मास नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। या डी स्क्वायर लिया है, डी नहीं लिया है, अगर मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी समथिंग जो ग्राफ बनेगा आई एक्स वाई में, आई एक्स वाई और डी स्क्वायर के बीच में ये बन गया। इसकी स्लोप निकालेगा तो उसको एक्सटेंड करके देख ले थोड़ा सा, तो ये मेरे पास थीटा आ जाएगा, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टेन थीटा जब लेगा इसका जो स्लोप निकालेगा तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, एम के बराबर, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला इसमें क्वेश्चन ये भी आता है जिसमें ग्राफ बना के मेरे को बता दो आई और डी के बीच में, आई और डी के बीच में मेरे को ग्राफ बना के बता दो। तो अगला ग्राफ देख भाई, अगला ग्राफ देख, आई और डी स्क्वायर के बीच में मुझसे बोला गया मेरे को आई और, अभी हमने किसमें आई और डी स्क्वायर बनाया, आई और डी में मेरे को ग्राफ बना के बता दो, ठीक है। इक्वेशन क्या है, आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये मैंने आई एक्स वाई लिया हुआ है, ये बेटे मैंने डी लिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझ। ये इक्वेशन कैसी बन गई है, इस तरह से अगर देखेगा तो पैराबोलिक इक्वेशन। अब डी स्क्वायर को जब लिया था तो एम एक्स था ना, अभी अगर हाल फिलहाल देखेगा तो ये एम एक्स स्क्वायर है इस तरह से। तो अगर मैं देखूं तो पैराबोलिक इक्वेशन और पैराबोला भी, पैराबोला में ट्रिक जानता है क्या, पैराबोला में ट्रिक जानता है क्या, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो ये पैराबोला बनेगा कैसे, तो ट्रिक सुन ध्यान से। पैराबोला इज ऑलवेज सिंगल पावर सिमेट्रिक। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो x में पावर सिंगल है तो x एक्स की तरफ उसके मुंह को खोल देना। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो पावर सिंगल किस पे, y पे, तो y एक्सिस की तरफ उसके मुंह को खोल देना। तो पैराबोला में ट्रिक क्या होती है कि ऑलवेज सिंगल पावर सिमेट्रिक। चल अगली बात सुन, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला दिया हुआ है तो ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कोई भाई इसमें वैल्यू नहीं दी है प्लस माइनस में, अगर प्लस माइनस में वैल्यू दी है हम उसको ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखो जिधर ग्राफ बनेगा सिमेट्रिसिटी का उधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये वैल्यू जीरो होती, अगर ये वाली वैल्यू आईसीएम की जीरो होती तो ये ग्राफ कैसे बनता है, एम डी स्क्वायर को मैं सीधा इस पे देख, आई और डी स्क्वायर पावर सिंगल किस पे, आई पे, डी पे तो पावर सिंगल नहीं, तो सिंगल पावर किस पे, इसकी, तो इसकी तरफ सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर ये आईसीएम की वैल्यू जीरो होती तो ग्राफ कैसे ओरिजिन से स्टार्ट होकर चला जाता, लेकिन आईसीएम तो है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ग्राफ कैसे बनेगा मेरे बेटे, ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। इसमें ये बन गया पैराबोलिक ग्राफ, और ये जो वैल्यू देगा यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, यही तो आईसीएम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये आईसीएम। कोई डाउट हो तो पूछ भाई, करें न्यूमेरिकल। हमने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताई, पैरेलल एक्सिस पे न्यूमेरिकल देखे परपेंडिकुलर पे। अब आइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के और आगे कॉन्सेप्टों के न्यूमेरिकल देखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए, समझो ध्यान से बेटा। देखो बेटा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है अपने को, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली चीज आप ध्यान से समझो, हमने अभी ट्रिक में क्या सीखा था कि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग यानी एम आर स्क्वायर मैरिज रिंग दो, ठीक है। वो कौन सी एक्सिस थी, वो खुद के एक्सिस के अबाउट था। तो बहुत ध्यान से इसको कॉन्सेंट्रेट करके सीखना, सारे केस मैंने बोर्ड में लिख रखे हैं। क्या किया जाए, ये वाला हम जानते हैं कि अगर ये रिंग है मेरे बेटे तो इसका मूवमेंट, इसका मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है। और ये रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग की एक्सिस कौन सी है, ये रिंग की वो एक्सिस है, जैसे मान के चलो रिंग अगर ये है, ठीक है, तो एक्सिस कौन सी जो सेंटर से पास हो रही है इस तरह से इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग जो जा रही है, उस एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। अब हमें टेंजेंशियल एक्सिस के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन आईआईटी नीट में, हमसे डायमीटर के अबाउट पूछ सकता है, हमसे टेंजेंशियल एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग के अबाउट पूछ सकता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये टेंजेंशियल एक्सिस वो है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है। जैसे ये रिंग है तो इसका प्लेन अगर ये है तो टेंजेंट ऐसे बन रहा है, और इसमें अगर रिंग का प्लेन मेरे पास जैसे एक्सिस अगर ऐसी है तो रिंग ऐसे रखी हुई है इन द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। तो देखो
अगर इस वाले की बात करूं तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है ये गिवन एक्सिस के किस तरह से है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है बेटा, तो पैरेलल है। अरे इसमें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, तो लगाते हैं इसमें मस्ती से पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये वाली बात जानते हैं, इसका क्या होता है mr स्क्वायर, यानी अगर मेरे को IT निकालना है तो याद कर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IXY इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा ICM, ये जो है ये सेंटर ही तो सेंटर ऑफ मास है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर से भी पास हो रही है और यानी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका होता है mr स्क्वायर प्लस अभी देखा, और IT यानी कि इसका क्या करेंगे मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यार, तो ये कितना हो जाएगा m और इनटू r स्क्वायर, तो इस टेंजेंशियल एक्सिस का अबाउट कितना आ गया मेरे बेटे आंसर 2mr स्क्वायर। चलो अगला वाला केस देखते हैं, डायमीटर के अबाउट निकालना है। डायमीटर, अब एक चीज समझना, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अब हमें इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो याद कर, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर सिमेट्रिसिटी है तो x और y दोनों के अबाउट बराबर होगा। अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो ये z है, अरे है भी कि नहीं है भाई, तो ये z एक्सिस है मेरे पास। अगर ये z एक्सिस है तो सोच यही तो z एक्सिस है, इसका ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं। अरे क्या जानता हूं, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू कितनी बोलना पड़ेगा बेटा, कितनी है mr स्क्वायर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स की वैल्यू कितनी, अरे आई एक्स और आई वाई तो सर सिमेट्रिसिटी की वजह से बराबर होगा, तो मैं इसको या तो 2ix लिख लूं, अरे ये भी डायमीटर है, या मैं इसको 2iy लिख दूं, बेटा वो भी डायमीटर है, तो मैं इसको ix 2ix लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि ix और iy मेरे पास सिमेट्रिसिटी की वजह से बराबर था, तो ix की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इसको ix बोल दूं या id बोल दूं, ये d का मीनिंग क्या, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो id कितना हो जाएगा, अरे ये तो mr स्क्वायर बाई 2 आ गया, कितना आ गया ये mr स्क्वायर बाय 2, इसकी वैल्यू आ गई। अगला वाला केस देखें, इन दोनों केस में बेटे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगला केस देखो, टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में, तो सोच के देख, ये क्या डायमीटर है, अरे है, तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाल चुके हैं हमारे स्क्वायर बाई 2। अरे डायमीटर वाली एक्सिस और जो ये टेंजेंशियल एक्सिस है जो कि रिंग के प्लेन में है, ये तो दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कौन सी थ्योरम लगेगी, परपेंडिकुलर लगाएगा क्या, कौन सी लगाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा, तो लगा दे इसमें। तो अगर मैं जानता हूं इसकी वैल्यू, यही मेरे पास डायमीटर है और ये IT है यानी टेंजेंशियल एक्सिस है, तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID प्लस MD स्क्वायर। अरे ये तो एक्सिस डायमीटर एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से भी पास होती है, तो यही तो ID लेंगे, तो ID मेरे पास कितनी थी बेटी वैल्यू, mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा MD स्क्वायर। ये D का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, तो D कितना है, ये D का में ये R की वैल्यू के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा mr स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ, तो IT की वैल्यू कितनी आ गई, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3mr स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। क्या ये सारे केसेस हमने आपके रिंग के देख ली, इनके रिंग के किसी भी केस में बेटा आपको अगर डाउट लगती हो तो आप खोल के पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखो बेटा अब सीखते हैं डिस्क का, हमने भी रिंग का सीख लिया, अब जैसा रिंग का है ऐसे ही डिट्टो डिस्क का। तो डिस्क में पहले ट्रिक क्या बताई थी कि ऐसी एक्सिस जो कि डिस्क के सेंटर से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी खुद की जो डिस्क की एक्सिस होती है, इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का, मैंने बताया था D से डिवाइड और S से स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर, डिस्क तो बोलेगा तो D से डिवाइड S से स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 2। ट्रिक का वीडियो देखिए फिर बोलूंगा, I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, ये डिस्क का खुद ही एक्सिस के अबाउट आ गया। चलो अब सारी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, जैसे रिंग में निकाला था, टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो ये निकालना है मेरे को। अब मेरे को ये टेंजेंशियल एक्सिस है जो कि डिस्क अगर ऐसे प्लेन में, तो इस तरह से प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है इस वाली एक्सिस की जो मैं निकाला mr स्क्वायर बाई 2, और ये दोनों एक्सिस आपस में कैसे पैरेलल, तो कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IT क्या हो जाएगा मेरे पास, IT यानी डायरेक्ट वैल्यू नोट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू ICM कितना है ये मेरे पास mr स्क्वायर बाई 2 प्लस, और मास पूरे डिस्क का इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल एक्सिस, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर। चलो ये वाली वैल्यू होगी, स्पीड में इसको करते हैं, उसमें बोले डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट है, डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर तो ये भी, डायमीटर तो ये भी, सिमेट्री है, सिमेट्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, और मैं जानता हूं कि इस वाले एक्सिस के अबाउट वैल्यू कितनी आती थी, अरे ये लिखी हुई है mr स्क्वायर बाई 2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसमें I z इक्वल टू 2ID, अरे I z एक्सिस तो ये थी,
इसके बाद वैल्यू कितनी होती है mr स्क्वायर बाई 2। डायमीटर इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो ix प्लस आई वाई होता। क्योंकि सिमेट्री है तो ix और आई वाई बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आई जेड इक्वल टू 2id लिख दो सीधा। अरे एक्स एक्सिस डायमीटर भी तो है भाई मेरे, तो 2id। तो id की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सीधी सीधी mr आई जेड बाई 2। आई जेड कितना mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाय और 2 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। चलो ये डायमीटर आ गया। अब पूछा टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट बताओ, जो कि डिस्क के प्लेन में, अभी देखा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है, अभी डिस्क के प्लेन में है। अरे भाई तो ये डायमीटर के अबाउट तो मैं निकाल चुका हूं। अरे ये दोनों तो पैरेलल हैं, पैरेलल है तो आईटी क्या हो जाएगा, आईडी प्लस कितना हो जाएगा, आईडी प्लस mr स्क्वायर। अरे आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो आईडी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ये वैल्यू निकाली mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑब्जेक्ट का मास क्या है बेटे m, और जो डिस्टेंस उसके बीच में कितनी है, रेडियस के बराबर, तो mr स्क्वायर। तो आई टेंजेंशियल कितना आ गया, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ये 5 mr स्क्वायर बाय 4। इसे किसी सेगमेंट में डाउट हो तो बोल भाई। चारों सेक्शन देखे। अभी बात बता, क्या ये रिंग ऐसे ही लग रहा है, अभी रिंग में जिस तरह से हमने देखे थे सारे केस देखे। अब अगली बात यह है कि सारे केस बेटे याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये केस याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन में डाउट आएगी। सॉल्व कर लिए अपन ने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखी। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, इसको नोट करते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। अगला वाला सेक्शन देखते हैं। चलो आइए बेटा देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो इस चीज को। अभी तक हमने रिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया, डिस्क का कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हमें सॉलिड स्फीयर का सीखना है और हॉलो स्फीयर जिसे स्फेरिकल शेल के नाम से जानते हैं। तो समझे भाई, सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी वो क्या बताई थी कि भाई अगर रेडियस है तो mr स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। s का मीनिंग s को पलट दो 2, t का मीनिंग 5 यानी 2/5 mr स्क्वायर, ये हम सीख चुके थे। अब हमें सीखना क्या है इसमें कि टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो पहली बात मैं एक पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर मैं बात 3D, क्योंकि स्फीयर कैसा है 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, टेंजेंट कैसा भी बनाइए, सभी की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। डायमीटर कैसा भी बनाइए, सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो ध्यान से समझते हैं इसको। ये जो वैल्यू है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ रही है, ये डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट है। ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, सभी डायमीटर है उसमें। तो ये 2/5 mr स्क्वायर। अब टेंजेंशियल एक्सिस पे क्या होगा, तो मैं एक चीज देखूं, ये टेंजेंशियल एक्सिस और डायमीट्रिकल एक्सिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर वी कैन easily apply parallel axis theorem. So what is the parallel axis theorem? IT equals to ID plus M, or perpendicular distance between them is R. So it is R square. So what's the value of ID is 2/5 mr square and plus mr square. So the required answer will be 7/5 mr square. This is the required value of moment of inertia about the axis which is passing through the tangent, or we can say tangential axis. Now let's come on the spherical shell. ठीक है, first of all the meaning of spherical shell or hollow sphere, both are one and the same meaning. So let's continue it. We know the moment of inertia of the spherical shell around the diametrical axis is what, 2/3 mr square, and we told you that the value of tangential axis will be calculated similarly. जैसे हमने यहाँ किया वैसे क्या करेंगे, we can calculate its value by parallel axis theorem. So how we will apply it? Its value will be 2/3 mr square because IT equals to, it's the diametrical axis for it. So ID plus mr square, yeah, perpendicular distance between both is r. So 2/3 mr square plus mr square. So what's the required answer for this case is 5/3 mr square. This is the required value. बेटे हमने अभी तक क्या सीखा, हमने स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का भी सीख लिया, स्फेरिकल शेल का भी सीख लिया। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रिक का पहले वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, आपको चीजें काफी इजी लगने लगेंगी, ठीक है। ये हमने इसका देखा। आइए अगले वाले सेक्शन रॉड का देखते हैं और कई सारी चीजों का देखते हैं। नोट करें बेटा इसको। आइए बेटा अब देखते हैं रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या होता है, रोटेशनल मोशन चैप्टर में एक चीज देखा तो यूनिफॉर्म वर्ड का अपना एक महत्व है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो कैलकुलेशन की जाती है, फिर इंटीग्रेशन टेक्निक के ऊपर जाना पड़ता है। कैसे, तो वो न्यूमेरिकल देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आईटीजी में आ भी चुका है। अभी मैं इसका देखो, इन दोनों की भी ट्रिक आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर आप देखना चाहिए एक बार दोबारा इसको देखना, इस पूरे प्लॉट को, कि हमने रॉड को घुमाना है, रॉड में लेंथ होती है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब अगर मैं एक चीज देखूं, अरे भाई रॉड है, रॉड को
बीच में से काटू तो ये 1 और ये 2 दिखाई देगा मेरे को, तो ml स्क्वायर बाय 12 कर दे। याद रखने की टेक्निक है, वैसे प्रूफ किया जा सकता है वैसे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं रॉड के किसी वन एंड से घुमाऊं, ठीक, अब उसमें एक तरीका ये वन एंड से ये होता है कि भाई मेरे को किसी एक साइड से घुमा लूं, या तो इस साइड से घुमा लो, इस साइड से, अरे साइड तो बोलेगा, साइड बोलेगा तो इसी को क्या कर देगा, सम कर देगा, ऐसे साइड ऐसे सम, ml स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। लेकिन फिर भी तुझको लगता है कि नहीं भाई ये हो सकता है गलत हो, तो क्या कर, मान के चल बीच वाला जानता है, बीच वाला से क्या ml स्क्वायर बाई 12। अब अगर इसके लिए घुमाना है तो ये मेरे पास रॉड का सेंटर यानी यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर पे इसका जो मैच सेंटर ऑफ मास है तो यही आईसीएम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस, और यहां से लेके वैल्यू कितनी, ml बाय 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, इसकी वैल्यू मेरे को मालूम थी, इसकी वैल्यू मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व कर ली, तो ml स्क्वायर बाय 3 आ जाएगी। चलो अगला वाला केस देखते हैं। हमें क्या किया, रॉड मेरे पास इस तरह से, रॉड के सेंटर से भी पास हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसकी पूरी की पूरी अलोंग इट्स लेंथ जा रही है। तो आप एक चीज बताओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r0। जो r0 है यानी डिस्टेंस है ही नहीं इसमें, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। या यूं कह दीजिए, जब कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही मास पूरा पास हो जाए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आप मास को लाके रख देते हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 0। तो ये रॉड का हुआ। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, इसमें अगले ज्योमेट्रिकल फिगर का देखते हैं। देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को सुनना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आईआईटी जेईई और नीट में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। क्यों आता रहता है, तो पहले उस पर चर्चा करें। अभी हमने जितने भी फिगर देखे उसमें या तो रेडियस था या लेंथ थी। इस सिलेंडर ऐसा फिगर है जिसमें रेडियस भी है, यानी कहीं ना कहीं स्फेरिकल बात भी चलेगी, या यूं कह दो हॉलो सिलेंडर होगा तो रिंग जैसा होता है, मैंने बताया था आपको ट्रिक्स में, और अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो डिस्क के जैसा होगा, ठीक है। अगर उसको मैं ऐसे पकड़ के ना देखूं, इस तरह से फ्रंट व्यू देखूं, तो मेरे पास जो दिखाई देगा, अगर मैं उसको देखूं साइड व्यू से देखो, आप इस तरह से देखो, या बेंड करके देखो, टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू देखोगे तो रोड जैसा दिखाई देगा। अरे बात समझ में आ रही। अगर उसको सामने से खड़े होकर देखोगे, उसके एज से खड़े होकर देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसका सर्कुलर पोर्शन, जो कि अगर हॉलो सिलेंडर है तो रिंग जैसा दिखाई देगा, सॉलिड सिलेंडर तो डिस्क जैसा दिखाई देगा। अब क्या करना है, चूंकि इसमें लेंथ है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर पे लेंथ है, तो रॉड जैसा इसमें प्रॉपर्टी आएगी, रॉड जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं आएगा। जैसे एंड है तो ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, और सेंटर से होगा तो ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। दूसरा, चूंकि ये अगर मैं इसमें एक चीज समझूं, क्योंकि रेडियस है और मैं इसको देखता हूं, जब सामने से खड़े होकर देखता हूं, तो मेरे पास कहीं ना कहीं या तो डिस्क जैसा दिखाई देता है, सॉलिड होगा, रिंग जैसा दिखाई देता है अगर हॉलो होगा, तो कहीं ना कहीं रिंग या डिस्क जैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। कि रिंग के अगर डायमीटर से देखते हो तो रिंग के डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे रिंग का खुद की एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, और डायमीटर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालो तो याद करो थोड़ी देर पहले, तो mr स्क्वायर बाई 2। इस तरह से डिस्क का डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, mr स्क्वायर बाई 4, खुद की एक्सिस में क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2। तो दो प्रॉपर्टी होने की वजह से इसमें दो तरह से कैलकुलेशन की जाएगी, या यूं कह दो कॉम्पैक्ट कैलकुलेशन की जाएगी, कंबाइंड कैलकुलेशन की जाएगी। कैसे, अब जरा इसको ध्यान से सुन लेना, इसको क्वेश्चन आता है, ठीक है। दो नेचर होने की वजह से एक एट द सेम टाइम, जैसे मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, तो सॉलिड सिलेंडर में एक चीज समझ, 3 एक्सिस मेरे को दी गई। सबसे पहले ये सिलेंडर जिसे बोलते हैं, ये सिलेंडर है जिसकी लेंथ है, जिसका रेडियस है, इसका मास है, ये खुद की एक्सिस है सिलेंडर की। अब ये खुद की एक्सिस है सिलेंडर की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद की एक्सिस के अबाउट क्या होता है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो उसको यहां से सामने से ऐसे खड़ा होकर देखेगा तो क्या दिखाई देगा, ये पोर्शन दिखाई देगा। और ये पोर्शन कैसा होता है, ये पोर्शन तो दिखाई देगा डिस्क की तरह, सॉलिड सिलेंडर है तो अगर ये डिस्क की तरह दिखाई देगा मेरे बेटे पोर्शन, अगर ये डिस्क की तरह दिखाई देगा तो डिस्क का खुद की एक्सिस में क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2। अरे खुद की एक्सिस में क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2 डिस्क का। चलो ये I1 हो गया। दूसरा निकालते हैं इस वाली एक्सिस के बाद। अब एक चीज समझ, ये चूंकि लेंथ होने की वजह से रॉड जैसा भी लगा है, और रॉड के बीच में से ये एक्सिस पास हो रही है, अगर यानी बीच में से, क्योंकि L/2 ये है, L/2 ये है, ठीक है। अगर ये बीच में से पास हो रही है, रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I2 की वैल्यू ये है, ये इस वाली एक्सिस की वैल्यू मैं यहां नोट कर रहा हूं। तो अगर ये रॉड जैसा कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से सेंटर से पास हो रही है, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, ठीक। अब चूंकि इसमें रेडियस है तो एक चीज समझ, ये मान के चल ये सिलेंडर है, सिलेंडर के बीच में से एक्सिस पास हो रही है, जैसे बीच में से अगर एक्सिस पास हो रही है तो कहीं ना कहीं इस तरह से पास हो रही है। अब एक चीज समझिए, डायमीटर है पूरी तरह से, तो डायमीटर डिस्क के डायमीटर एक्सिस क्या होता है मेरे बेटे, mr स्क्वायर बाय 4। अगर याद नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख ले, उसमें भी कराया हुआ है थोड़ी देर पहले मैंने। ये डायमीटर, यानी ये मेरे पास किसका आ गया, सॉलिड सिलेंडर का। चलो हॉलो सिलेंडर का देखते हैं, इसका आंसर तुमको देना पड़ेगा। इसकी एक वैल्यू और बची हुई है। अब इसके दो तरीके निकालने के,
पहला तरीका या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ले, दूसरा तरीका जो डायरेक्ट में दिखाई दे रहा है, अरे भाई इस एक्सिस से जा रहा है तो रॉड है, लेंथ होने की वजह से तो रॉड का एंड है, तो कहीं ना कहीं एम एल स्क्वायर बाय एंड से क्या आता है, साइड से क्या आता है 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 तो आएगा ही आएगा। और चूंकि डायमीटर है ये डायमीटर से ही पास हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए डायमीट्रिकल एक्सिस भी एक तरीके से, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, डिस्क का डायमीटर क्या होता है मेरे बेटे, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो आई3 की वैल्यू कितनी आ गई, एम एल स्क्वायर बाय 3 पर एम आर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4। चलो भाई अगर इसकी बात कर लें तो हॉलो सिलेंडर में I1 की वैल्यू क्या होगी, इस वाली खुद की एक्सेस की वैल्यू I1 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये रिंग जैसा दिखाई देगा, ये नहीं मैं समझाऊंगा यार, अब ये समझा, अब इसको आंसर दो दे, ये हमारे स्क्वायर I1। दूसरा इससे देखो तो I2 की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये रॉड के बीच में से जा रहा है और लेंथ जैसी प्रॉपर्टी एम एल स्क्वायर बाय 12 तो होगा ही होगा, और चूंकि ये रिंग जैसा दिखाई देता है, अगर मैं इसको देखूं तो डायमीटर है, तो रिंग का डायमीटर क्या होता है मेरे बेटे, ये हमारे स्क्वायर बाय 2 होता है। अगर मैं इसके एंड वाले की बात करूं, I3 की बात करूं, यानी इस वाली एक्सेस की बात करूं, तो I3 चूंकि ये रॉड जैसी प्रॉपर्टी रखता है और एंड से जा रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, रॉड के तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इसका होगा, और चूंकि डायमीट्रिकल एक्सेस भी है वो, तो डायमीट्रिकल एक्सेस की वजह से रिंग का डायमीटर यानी एम आर स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगा। इतने सेगमेंट में कोई डाउट हो तो पूछो। ये सिलेंडर का समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी में देखा जाए तो सिलेंडर वाला इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से देख लेना। आगे बढ़े बेटा, देखो ध्यान से बेटा, चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो सीखे वो भी न्यूमेरिकल की तरह ही थे, लेकिन अब डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल जो IIT की नीट में आ चुके हैं उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखो इसमें मेरे को क्या बोला, मेरे से ये बोल दिया कि मेरे पास 3 जो है वो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, 3 सॉलिड स्फीयर। आप डायग्राम की सिमेट्रिसिटी हाथ से बना हुआ है भाई, तो ये मेरे पास 3 सॉलिड स्फीयर जो टच कर रहे हैं दूसरे को, ये टच कर रहे हैं और इस तरह से रखे हुए हैं। तीनों का जो मास है एम 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 मास है, तीनों का रेडियस आर 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 रेडियस है, ठीक है। 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे को बताएगी, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये I1 है, दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये I2 है। मुझसे ये बोला गया कि इन I1 प्लस I2 एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और मुझे I1 प्लस I2 की वैल्यू बता दीजिए। I1 प्लस I2, ध्यान रखना I1 प्लस I2 की वैल्यू मेरे को चाहिए। स्टार्ट करते हैं, चलो पहले I1 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं देखूं तो हमने अभी सॉलिड स्फीयर में क्या देखा, सॉलिड स्फीयर का खुद के अबाउट एक्सिस के अबाउट डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, और टेंजेंट के अबाउट कितना होता है 7/5 mr स्क्वायर। तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, कैसे सीखे तो ध्यान से देखना उस वाले कॉन्सेप्ट को। अगर मैं देखूं I1 एक्सिस, तो इस वाले के लिए अगर देखा जाए, मान के चलो ये मेरे पास पहला स्फीयर होता है, ये दूसरा स्फीयर होता है, ये तीसरा स्फीयर मान लिया थोड़ी देर के लिए, 3 तो तीसरा सॉलिड स्फीयर। इस तीसरे सॉलिड स्फीयर के लिए मेरे पास जो I1 ये जो एक्सेस है ये कहां पास हो रही है, इसके डायमीटर से, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। चलो प्लस, अब इस वाली एक्सिस इसके लिए देखो, इस स्फीयर के लिए I1 एक्सिस कैसा है, टेंजेंट की तरह। सिमिलरली इस पहले स्फीयर के लिए भी I1 एक्सिस कैसी, टेंजेंट की तरह। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए टेंजेंशियल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 7/5 mr स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे 7/5 mr स्क्वायर, इसके लिए प्लस इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, I1 आ गया मेरे पास। चलो अब I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 यानी इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुन लेना। तो अगर मैं देखूं तो मैं जानता हूं ये जो I2 एक्सिस है इस वाले स्फीयर के लिए ये कहां से पास हो रही, डायमीटर से। सिमिलरली इस वाले स्फीयर के लिए भी I2 एक्सिस कहां से पास हो रही, इसके डायमीटर से। तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर प्लस। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यहां है कि इस वाले स्फीयर के लिए एक्सिस कहां से पास हो रही, कहीं से नहीं। अगर अब देखो कि मेरे को निकालना है इसके लिए, ये स्फीयर ना तो इसके ये एक्सिस ना तो इसके टेंजेंट पर टच कर रही, ना इसके सेंटर से यानी डायमीटर से पास हो रही। तो क्या करें, तो याद करो ये 3D फिगर है, मैं लगाता हूं उसमें पहली चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3D फिगर में काम नहीं करती। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं 3D फिगर में लगाऊंगा तो मैं जानता हूं इसे खुद के सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होती है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। चलो प्लस, अब ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, मेरे को I2 निकालना है। तो इस वाले फिगर के लिए I2 की वैल्यू क्या है, I2 इक्वल टू इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर आता प्लस यहां से इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान के चलो ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये सोचने वाली बात है। कई बच्चे बोलेंगे सर रेडियस की तो बराबर है, अरे भाई रेडियस तो इसका सेंटर, मान चलिए सेंटर है तो सेंटर से यही तो रेडियस है, अब ये कैसे निकालेगा। तो सुन, अगर तू क्या कर, इन स्फीयर को जब ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस आर, 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 ये अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये 2r
2r साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये जो d है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। और मैं जानता हूं किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, ये कितना होता है √3/2 इंटू a, यानी ये मतलब साइड। तो साइड कितनी है इसमें 2r, तो ये कितना बचा है मेरे पास √3r। तो ये वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, यानी इसमें क्या लिख दूंगा m इसका जो मास है और डिस्टेंस d की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3r का होल स्क्वायर। यही तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ICM प्लस MD स्क्वायर। चलो तो ये I2 की वैल्यू इसके रिगार्ड में निकाल दी, इस एक्सिस के लिए, इस वाले फिगर के लिए, इसको और पुट कर दूंगा। तो ये कितना आ गया 2/5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2/5, इसको मैं नीचे नोट कर देता हूं प्लस करके, 2/5 mr स्क्वायर प्लस और ये m और ये है मेरे पास √3r का होल स्क्वायर। ये I2 आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसमें कोई तीरंदाजी वाली बात नहीं है। 2/5 7/5 ये तो आप कर सकते हैं एलसीएम लेके। अब मेरे को पूछा, मैंने I1 निकाल दी, मैंने I2 निकाल दी, मेरे को सोचने वाली बात कहाँ आई थी, बस इस वाली स्टेप में सोचने वाली बात आई थी। अब एक चीज समझे तो आंसर में I1 I2 अलोन नहीं पूछा, I1 प्लस I2 की वैल्यू पूछी। जब आप I1 इससे निकाल लोगे, I2 इससे निकाल लोगे तो I1 प्लस I2 कर दोगे। I1 प्लस I2 जब करोगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, समथिंग अबाउट आ जाएगा 21/5 mr स्क्वायर का आंसर आना चाहिए। देख लो इस क्वेश्चन को, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोला गया कि मेरे पास ये सारी आइडेंटिकल रिंग है। मेरे से क्या बोला, ये मेरे को फिगर जो दिया वो ये सभी आइडेंटिकल रिंग है, रिंग। अब उसने बोला कि अगर हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, हर रिंग का उसकी खुद के डायमीटर के अबाउट कितना है अगर I, तो इस I1 की वैल्यू, इस एक्सिस के अबाउट जो I1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ये चार ऑप्शन दिए, सॉल्व करते हैं इसको। आप अगर ट्राई करना चाहें वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर आगे समझिए। देखो अगर मैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो अगर मैं देखूं इस वाली रिंग के लिए I1 एक्सिस डायमीट्रिकल एक्सिस है, इसके लिए भी डायमीट्रिकल एक्सिस है, तो डायमीटर के अबाउट रिंग की वैल्यू कितनी होती है भाई, खुद की एक्सिस के अबाउट डायमीटर। उसने बोला ना कि हर रिंग का डायमीटर एक्सिस, तो डायमीटर के अबाउट रिंग की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है mr²/2, जिसकी वैल्यू I बोल रहा है वो। तो mr² की वैल्यू मैंने इससे कितनी निकाल दी, mr² की वैल्यू मैंने निकाल दी 2I। होल्ड करेंगे, इसका हो सकता है ये हो जाए आगे। तो अगर I1 की वैल्यू देखो तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास mr²/2, इसके लिए भी सिमिलरली कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी इसकी डायमीट्रिकल एक्सिस है mr²/2, इसके लिए टेंजेंशियल एक्सिस की तरह वेव कर रहा है, इसके लिए भी टेंजेंशियल एक्सिस की तरह वेव कर रहा है, तो दोनों के लिए टेंजेंशियल एक्सिस है। टेंजेंशियल के लिए कितना होता है 3/2 mr², 3/2 के लिए 3/2 mr² और प्लस 3/2 mr²। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 4mr²। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये 4mr²। अब मैं जानता हूँ mr² की वैल्यू कितनी है 2I, तो mr² की जगह पे लिख दूंगा मैं 2I, तो ये कितना हो जाएगा 8I। हेंस द ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन, आइए बेटा अब सीखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट सीखे तो वो एक छोटी सी बात ये, हालांकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके, सर्कुलर मोशन में सिखा चुका हूं, फिर भी एक लीनियर मोशन, जैसे मेरे को लीनियर मोशन था, ठीक है, और एक रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में अगर मैं सिमिलैरिटी देखूं या यूं कहते एनालोगस देखूं तो एक चीज समझो, जो काम यहाँ मास करता है वो काम कौन करेगा इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। मैं v को किससे रिप्लेस कर दूंगा, ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा। मास को किससे रिप्लेस कर दूंगा, I से रिप्लेस कर दूंगा, v को ओमेगा से, और जो एक्सेलरेशन था उसको अल्फा से रिप्लेस कर दूंगा, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा। जो फोर्स है मेरे बेटे, फोर्स को रिप्लेस कर दूंगा कैसे, टॉर्क से। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो फोर्स क्या होता है मैं जानता हूं, फोर्स की वैल्यू क्या होती है m/a। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे बेटे टॉर्क क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, मास की जगह लिख दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और एक्सेलरेशन की जगह लिख दूंगा I अल्फा। तो टाउ इक्वल्स टू I अल्फा, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा हो जाएगा। ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m/a, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब था, लीनियर मोशन के लिए। ये भी क्या है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन किसके लिए, ये रोटेशनल मोशन के लिए, कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू I अल्फा। रोटेशनल मोशन के लिए ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ है। अगली जी
हम वर्गडन निकालते हैं इसमें, तो इंटीग्रेशन क्या होता है एफ डॉट डी एक्स। अगर मैं इसमें वर्गडन निकालूंगा रोटेशनल मोशन में, ये लीनियर मोशन का था, अगर रोटेशनल मोशन का वर्गडन निकालूंगा तो इंटीग्रेशन फोर्स का क्या लिख दोगे टाउ, और डीएक्स का क्या लिख दोगे मेरे बेटे डी थीटा। वर्गडन क्या लिख दोगे टाउ डॉट इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा, इट इज अ टोटल वर्गडन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखता हूं तो मैं जानता हूं लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा हाफ, अगर मैं रोटेशनल मोशन में लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिखूंगा हाफ एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे नोट करते हैं कि W इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। मैं जानता हूं वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है 1/2m और ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें कैसे लिखूंगा मैं, तो इसमें बेटे कैसे लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल्स टू 1/2 एम की जगह आई और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ये मेरे पास लीनियर और रोटेशनल मोशन में जो आपस में रिलेशन थे, ये रिलेशन मैंने इस तरह से देख लिए। आगे देखें क्या इस सेक्शन में कोई डाउट है, चलो अगली चीज देखते हैं इसमें। अब मैंने एक चीज और सीखी थी कि न्यूटन सेकंड लॉ ने F इक्वल्स टू ma बोला था, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन उससे भी बेसिक और स्टेटमेंट क्या दिया था उसने बोला था कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो अगर मैं रोटेशनल मोशन का सेकंड लॉ देखूंगा न्यूटन सेकंड लॉ, तो उसको क्या लिखूंगा, तो ये क्या होगा मेरे बेटे, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये पी का मीनिंग क्या था, पी बेटे क्या था लीनियर मोमेंटम था, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर था। ये एल वेक्टर क्या है मेरे पास, एल वेक्टर क्या है, एल वेक्टर है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब एक किसी भी चीज का मोमेंट निकालना होता है तो क्या कर देते हैं रेडियस से मल्टीप्लाई, या यूं कह दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज अ लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, एम मास इनटू वेलोसिटी चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं, कोई पार्टिकल था एम मास का जो कि वेलोसिटी से चल रहा था, अगर मैं उस पार्टिकल को एक ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, एक रेफरेंस पॉइंट से देखूं और उसका रोटेशन देखूं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा और मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा तो बेसिकली होगा क्या, ये होना तो ये चाहिए एल इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा एन कैप यानी यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मैक्सिमम आर पी हो जाएगा मेरे पास। तो एल इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास आर, और पी की जगह क्या हो जाएगा एम वी। तो ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया एम वी आर। इसमें कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े। इसमें कोई सेक्शन में अगर कोई डाउट हो मेरे बेटे तो पूछ ले, तो समझो इसमें। अगर मैं एक चीज समझो तो डीएल बाई डी टी की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज देखना इसमें, अगर ये डीएल बाई डी टी की मेरे पास वैल्यू आ गई तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं कैलकुलेशन करता हूं इसकी। अगर मैं जानता हूं उस चीज को कि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है आई अल्फा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा। इतने सेगमेंट में कोई डाउट है। अब देख न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि अगर ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मेरे पास अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल क्या है 0, तो मेरे पास क्या होता है एफ एक्सटर्नल 0 का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू 0, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरे पास कितना हो जाएगा डीपी 0, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 यानी मोमेंटम कांस्टेंट, यानी जो टोटल मोमेंटम इनिशियल होगा वही मोमेंटम मेरे बेटे फाइनल होगा, यानी m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अरे यही तो मैंने सीखा कि नहीं सीखा। अब मैं एक चीज अगर इसमें बहुत ध्यान से समझूं तो आगे बात सुनना। मैंने जब ये बोला आपसे कि इतना पोर्शन मैं सीख चुका हूं, आगे का जो पोर्शन मेरे को सीखना है वो देख ध्यान से कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू आई अल्फा। अब एंगुलर मोमेंटम में निकालना चाहता हूं, एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा तो सुनना उसको ध्यान से। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए देखूं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट पे 0 लग रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि टॉर्क जो एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा डीएल बाय डी टी। जब डीएल बाई डी टी अगर ये 0 तो मेरे पास डीएल इक्वल टू 0 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू 0। तो डीएल इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या कि एंगुलर जो मोमेंटम मेरे पास इनिशियल है वही एंगुलर मोमेंटम फाइनल होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आगे समझा इसमें, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं एल को क्या मैं लिख सकता हूं, एल को या तो मैं लिख दो आर क्रॉस पी,
तो आर क्रॉस पी लिखूंगा जिसकी वैल्यू मैंने एमवीआर निकाली थी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा M1 V1 R1 इक्वल्स टू M2 V2 और ये R2। अगर कोई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, मास है M, मान के चलो मास की वैल्यू मेरे पास चेंज होती है तो M1 V1 R1 इक्वल्स टू M2 V2 R2। अगर मास सेम है मेरे पास, अगर मास सेम है तो मास कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें एक चीज और देख लेते हैं इसमें कि L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं इसमें, अगर मैं क्या करूं, R से मल्टीप्लाई करूं और R से डिवाइड करूं। सुनना, R से क्या कर दूं, R1 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक तो स्टेटमेंट ये बन गया। यानी एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या आया MVR, मैं इसमें R से मल्टीप्लाई कर दूं, R से डिवाइड कर दूं बेटे, तो ये क्या बन जाएगा L इक्वल्स टू MR स्क्वायर, ये बन जाएगा MR स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा V बाई R। तो मैं जानता हूं V इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा R, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास MR जो स्क्वायर बनेगा MR स्क्वायर और इंटू ये V बाई R की जगह क्या लिख दूंगा मैं ओमेगा। तो L की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास MR स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ओमेगा। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा जब एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अरे भाई लिख सकता हूं कि नहीं कि I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इस तरह से मैंने इसको नोट कर दिया। तो मैंने बोला कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम V1 R1 इक्वल्स टू M2 V2 R2 इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। उसको मैंने जब इस फॉर्मेट में निकाला I के, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अगर I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 है तो देखा बेटा, अगर I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 है तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो I है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 है, I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तब तक जब तक एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है 0, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या एग्जांपल है, देखो जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, मैं जानता हूं ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यहां जमी हुई है मान के चलो बर्फ, ठीक है, यहाँ आइस जमी हुई है। अब मान के चलो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पे क्या इफेक्ट आएगा, टाइम पीरियड अर्थ का कितना होता है 24 आवर, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर। तो मैं एक चीज समझू कि अगर ये आइस जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो मेल्ट होके कहाँ आ जाएगी, यहां से यहां आना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहां से आएगी तो आइस का मास होगा, तो मास भाई अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, अभी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे था, तो इस मास की वजह से जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या था 0। अब एक चीज समझो, जब ये आइस मेल्ट होगी तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, यानी ये दूर आता जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो आई बढ़ेगा, यानी ओमेगा क्या हो जाएगा कम, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी अर्थ की कम। तो मैं जानता हूं T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ओमेगा कम हो जाएगा मेरे बेटे तो टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा ज्यादा, यानी जो टाइम पीरियड होगा नया वो 24 आवर से ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। जो टाइम पीरियड होगा वो 24 आवर से ज्यादा होगा कि कम होगा, तो ज्यादा होगा टाइम पीरियड। आइए देखते हैं इस पोर्शन में, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लेना और फिर उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। अभी अर्थ का टाइम पीरियड कितना आप जानते हो क्या 24 आवर, ठीक है, तो अर्थ का टाइम पीरियड नया कितना होगा अगर इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, अगर मैं अर्थ के रेडियस को क्या कर दूं हाफ कर दूं, रेडियस अभी r है तो r/2 कर दूं अगर मैं रेडियस को, तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा कब, जब उस पर क्या किया जाए मास कांस्टेंट रखें अर्थ का केस 1, केस 2 में डेंसिटी कांस्टेंट रखें। आइए एक एक केस करके सॉल्व करते हैं। पहली चीज मैं जानता हूं कि अगर अर्थ है, अगर अर्थ एक प्लेनेट तो उसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एक्सटर्नल, मैं इतनी बात तो कॉमन है ये जानता हूं मेरे बेटे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 अभी सीखा, यानी मैंने ये सीखा कि I जो है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो भाई अब मैं एक चीज को देख लो कि अगर मास कांस्टेंट है अर्थ का, ठीक है, अब अर्थ का अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको बोलना पड़ेगा। जैसे टाइम पीरियड में जानता हूं, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मेरे पास क्या होगा अर्थ का T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा।
अब मैं एक चीज देखूं तो टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो ओमेगा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी मेरे को रिलेशन टाइम पीरियड का चाहिए तो आई से कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मैं जानता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, अगर मास है में रेडियस ऑफ रोटेशन जो है मेरे पास रेडियस है जो आर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर तो आई इक्वल्स टू mr स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, इसमें मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो आई जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूं जो टाइम पीरियड है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे बेटे जो टाइम पीरियड आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो मैंने क्या किया था, जो फाइनल रेडियस है यानी जो आर डैश किया है वो कितना कर दिया है भाई, हाफ कर दिया, रिड्यूस टू हाफ, तो जो टी डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, टी चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है तो टी डैश जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर डैश के स्क्वायर के, आर डैश कितना है आर बाई टू, तो टी डैश हो जाएगा मेरे बेटे वो कितना हो जाएगा आर डैश की आर बाई टू, तो वो कितना हो जाएगा आर बाय आर स्क्वायर बाय 4, और आर स्क्वायर की क्या लिख सकता हूं मैं टी बाई 4, और टी की जगह क्या लिख सकता हूं 24/4, तो मेरे बेटे टी डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4/6 यानी 6 आवर आ गया। जो टाइम पीरियड आया है वो कितना है टी डैश यानी जो ट्यू न्यू आया वो 6 आवर आ गया, ठीक है। इट्स द न्यू टाइम पीरियड इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ कीपिंग मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट। चलो इसका अगला केस देखते हैं कि अगर मैंने इसमें डेंसिटी ऑफ अर्थ को कांस्टेंट कर दिया तो मैं जानता हूं अगर अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ये रिलेशन तो कुछ चेंज नहीं होगा कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब ये आर वाला रिलेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने पैरामीटर चेंज कर दिया, तो कैसे चेंज होगा तो उसको समझो। मैं जानता हूं आई एम आर स्क्वायर होता है मेरे बेटे, अब मास कांस्टेंट नहीं है तो आई को मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को क्या लिख सकता हूं भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को क्या लिख सकता हूं भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अर्थ कैसी स्फेरिकल तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने मास को लिख दिया और ये आर स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला डेंसिटी कांस्टेंट 4 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, यानी मुझे क्या मिला जो आई है वो आर की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आई की पावर 5 के जो आई है आर की, और मैं ये देखा था जो टाइम पीरियड से ये रिलेशन देखा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, सो व्हाट डज इट मीन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। तो अगर मैं क्या करूं इसमें कि टी डैश की वैल्यू देखूं तो आर डैश की पावर 5 और आर डैश कितना है r/2 यानी आर की पावर 5 अपॉन r/2 करूंगा ना तो कितना हो जाएगा 32। अब मेरे पास अभी अगर देखा जाए तो आर की पावर 5 यानी कि टी, और टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24r, यानी टी डैश जो मेरे को मिला वो 24/32 आर मिल गया, 24/32 आर। इतना मेरे पास चेंज आ जाएगा। 22/32 को जब सॉल्व करेंगे यानी समथिंग 3/4 आर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़े बेटा। अगला सेगमेंट देखो, इसका अगला क्वेश्चन समझो। हाँ बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला गया, जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसका रेडियस आर है, अगर मैं उसको रोटेट करता हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, यानी एक डिस्क है जो मेरे पास शुरुआत में ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से मैं रोटेट कर रहा था, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, किसके अबाउट एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब उसने बोला है कि एक मैंने दूसरी डिस्क ली, अगर ये रोटेट कर रही थी कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। अब मैंने अगर इसको दूसरी डिस्क ली तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट है, उसने बोला अगर मैं दूसरी डिस्क लेता हूं जो कि जिसका रेडियस सेम है लेकिन मास 1/4 है, उसको मैंने जेंटली यानी बहुत आराम से इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसमें जेंटली मैंने प्लेस किया, सो व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो नई एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की आएगी वो क्या आएगी, तो पहली चीज मैं जानता हूं, मैंने अभी एंगुलर कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सीखा, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अगर इसमें है मेरे बेटे, तो अब इसकी वैल्यू देखें तो I1 कितना होगा, जब ये m मास की अकेली डिस्क रोटेट कर रही थी तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, और इसका ओमेगा कितना बोला उसने, मेरे को ओमेगा नॉट बोला। जब सिस्टम बन जाएगा तो सिस्टम यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो जाएगी सेम। अब क्या किया जाए, तो मैंने माना कि जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही रहेगा, प्लस जो m/4 मास है 1/4 मास है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा m/4 और r²/2। भाई मास ही तो चेंज हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला जो है वो थोड़ी चेंज होगा। तो ये मेरे पास आ गया, और सिस्टम है तो उसकी ओमेगा जो आ गई मेरे पास, मैंने मान के चली ओमेगा फाइनल मान लिया, ओमेगा फाइनल।
इसको मैंने सॉल्व कर लिया। जैसे ही इसको मैं सॉल्व कर लूंगा कि mr²/2, इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू आती है वो 4/5 ओमेगा नॉट के टर्म्स में आपकी आ जाएगी। यानी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ रही है ये आ जाएगी 4/5 ओमेगा नॉट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये बात क्लियर है बेटा? चलो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन।